गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण का पहला अध्याय हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। अब भाषा सबसे पहले आता है। भाषा भाषा किसे कहते हैं? तो देखिए, भाषा भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा क्या है, हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, है ना। जैसे अब मुझे आपको कुछ समझाना है, यह मैं किस वजह से आपको समझा पा रही हूँ? भाषा की वजह से मैं आपको आसानी से सब समझा पा रही हूँ। तो अगर किसी के विचार हमें समझने हैं तो वह भी हम भाषा के माध्यम से समझ पाते हैं कि किसी और व्यक्ति को क्या कहना है, वह क्या कहना चाह रहा है। यह सभी कैसे संभव होता है? भाषा की वजह से संभव होता है ना। तो अब देखिए, भाषा भाषा की परिभाषा हम क्या कह सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर किसी के सामने प्रकट कर सकते हैं और दूसरों के विचार पढ़कर या सुनकर समझ पाते हैं। तो यह होगी भाषा। इसे हम क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। या फिर हम और भी भाषा की एक परिभाषा और बता सकते हैं कि हम भाषा किसे कहेंगे। भाषा सार्थक ध्वनियों का वह समूह है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा सार्थक समूह का, सार्थक यानी अर्थपूर्ण समूह, है ना। अर्थपूर्ण समूह का ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि अपने विचारों का आसानी से आदान प्रदान कर सकते हैं। तो यह होगी भाषा। अब देखिए, अपने भारत देश में अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी, राजस्थान में राजस्थानी, गुजरात में गुजराती, इस तरह से। इसी तरह से विश्व में, पूरे विश्व में अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो अलग अलग भाषाएं बोली जाती है और संविधान के अंदर क्या है, 22 भाषाओं को क्या है, संवैधानिक मान्यता दी गई है। ठीक है, तो अब वह कौन सी है 22 भाषाएं? तो देखिए, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, मराठी, उड़िया, गुजराती, असमिया, तमिल, तेलुगु, सिंधी, कन्नड़, बांग्ला, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मलयालम, कश्मीरी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसके अतिरिक्त कई अन्य भाषाएं प्रचलन में है, पर इन 22 भाषाओं को क्या है, संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। इन भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई है। तो यह हो गई भाषा। इसे हम भाषा कह सकते हैं। भाषा के मुख्य 2 अंग है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। पहला है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा यानी हम अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर किसी के सामने बताते हैं, तो वह हो गई मौखिक भाषा, है ना। जैसे नेताजी भाषण दे रहे हैं, मैं अभी आपके सामने यह समझा रही हूँ, बोलकर अभी समझा रही हूँ, तो यह हो गई मौखिक भाषा, है ना। तो और लिखित भाषा है कि जिसमें हम अपने विचारों का आदान प्रदान किस तरह करते हैं, लिख कर करते हैं और सामने वाला उसे पढ़कर समझ पाता है। तो यह हो गई लिखित भाषा। लिखित भाषा जैसे कि पत्र, अगर कोई हमें पत्र लिखता है वह हम पढ़कर क्या है, समझ पाते हैं, तो यह हो गई लिखित भाषा। 2 भाषाएं हैं। भाषा के मुख्य 2 अंग है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा की परिभाषा हम क्या कहेंगे कि भाषा यह बोलने सुनने का माध्यम है, यानी इस रूप में भाषा मुख से बोली जाती है और कानों से सुनी जाती है। ठीक है, और इस प्रकार हम अपनी बात कहते हैं और दूसरों की बात सुनकर क्या है, समझते हैं। यह हो गई मौखिक भाषा। और लिखित भाषा, मौखिक भाषा को लिपि में प्रकट करना लिखित भाषा है, अर्थात हम लिखकर अपनी बात व्यक्त करते हैं तथा पढ़कर दूसरों की बात समझ पाते हैं, जो कि मैंने आपको अभी बताया। मौखिक भाषा में हम क्या है, बोलकर किसी के सामने अपना विचार प्रकट करते हैं और सामने वाला व्यक्ति सुनकर उसे समझ पाता है, तो यह हो गई मौखिक भाषा। और लिखित भाषा, हम अपने विचार लिखकर किसी के सामने प्रकट करते हैं और वह पढ़कर क्या है, समझ पाता है, तो यह हो गई लिखित भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब देखिए, इसके बाद है तो और एक है सांकेतिक भाषा। जैसे अगर भाषा प्रकट करने के लिए इशारों से या संकेतों से क्या है, बताया जाता है, तो वो हो गई सांकेतिक भाषा। इसी तरह
और भी है जैसे कि मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और मानक भाषा। तो यह क्या है, भाषा के विविध रूप है। तो अब मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा यानी कि जो व्यक्ति अपने परिवार से, अपने आसपास के लोगों से जो भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहा जाता है। तो फिर हम कह सकते हैं कि देखिए, मनुष्य के जन्म से स्थान से जुड़ी भाषा मातृभाषा कहलाती है। जन्म स्थान से, जहाँ पर मनुष्य का जन्म होता है उस स्थान से जुड़ी हुई भाषा क्या है, मातृभाषा कहलाती है। और उसके बाद है राष्ट्रभाषा। किसी भी देश के अधिकतर निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी है, क्योंकि अधिकतर राज्यों में हिंदी बोली जाती है, इसीलिए राष्ट्रभाषा कौन सी है? हमारी हिंदी। तो यह क्या है, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? किसी भी देश के अधिकतर निवासियों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्या है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। उसके बाद है राजभाषा। किसी भी देश के सरकारी कार्यालयों में प्रयोग के लिए स्वीकृत भाषा राजभाषा कहलाती है। सरकारी कामकाजों के लिए जिस भाषा को स्वीकृत किया जाता है या फिर अपनाया जाता है तो वह क्या है? राजभाषा कहलाती है, उसे राजभाषा कहा जाता है। उसके बाद है मानक भाषा। हिंदी का प्रयोग विभिन्न प्रयोजनों और कार्यक्षेत्रों में होने लगा है। इस व्यापकता के कारण तथा अधिकतर क्षेत्रों में प्रचलन के कारण हिंदी के कई रूप देखने को मिलते हैं, अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। अतः इनमें एकरूपता लाने के लिए विद्वानों तथा सरकार के संयुक्त प्रयास से प्रचलित रूपों में से किसी एक को मानक घोषित किया जाता है, वह मानक भाषा कहलाती है। यह हो गई मानक भाषा। मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और मानक भाषा किसे कहते हैं, यह हमने देखा है। अब देखिए भाषा के अंग। भाषा के मुख्य 3 अंग होते हैं। भाषा के मुख्य कितने अंग हैं? 3 अंग है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि भाषा के अंग वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण हम किसे कह सकते हैं? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते या फिर और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे कि क, ख, ग, यह सभी क्या है? यह सभी वर्ण हैं। उसके बाद है शब्द। तो वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। सार्थक यानी अर्थपूर्ण। जैसे कलम, यह क्या हो गया? कलम। या फिर कमल, यह भी क्या हो गया? कमल। एक सार्थक शब्द हो गया। लकम हम कहेंगे तो यह क्या हो गया? निरर्थक शब्द हो गया। तो इसीलिए कहा गया है कि वर्णों का सार्थक समूह क्या है? शब्द कहलाता है। और उसके बाद है वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? कि शब्दों का अर्थपूर्ण समूह। वर्णों का अर्थपूर्ण समूह शब्द कहलाता है और शब्दों का अर्थपूर्ण समूह जो होता है वह वाक्य कहलाता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, यह हो गया वर्ण, शब्द और वाक्य। इसके साथ और भी 2 अंग माने जाते हैं। भाषा के और भी 2 अंग है, जैसे कि ध्वनि और पद। अब ध्वनि हमारे मुख से जो भी उच्चार निकलते हैं उसे हम ध्वनि कह सकते हैं। और उसके बाद है पद। पद किसे कहा जाता है? कि वाक्य में प्रयुक्त किए गए हर शब्द को पद कहते हैं। जैसे कि राम आम खाता है, इसमें राम, आम, खाता है, यह सभी क्या है? यह सभी पद है। जब इन शब्दों को जब वाक्य में इसका उपयोग किया जाता है तब उन्हें पद कहा जाता है। तो यह हो गए वाक्य के अंग, ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य और पद। तो यह क्या है? शब्दों के भाषा के 5 प्रमुख अंग हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे लिपि। तो लिपि किसे कहते हैं? कि भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। यानी कि जो हमारे मौखिक शब्द है, जो कुछ हम बोल रहे हैं, इनको एक निर्धारित चिन्ह द्वारा क्या है? लिखा जाता है, तो उन्हें लिपि कहते हैं। तो लिपि की परिभाषा हम कह सकते हैं कि वर्णों को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों वाली व्यवस्था लिपि कहलाती है। वर्णों को लिखने के लिए जो निश्चित व्यवस्था की गई है उसे हम क्या कह सकते हैं? लिपि कह सकते हैं। या फिर और हम कह सकते हैं मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित चिन्ह लिपि कहलाते हैं। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जो निश्चित चिन्ह है उन्हें क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। और उसके बाद है बोली। बोली किसे कहते हैं? बोली क्या होता है? बोली यह भाषा का
स्थानीय या क्षेत्रीय रूप है, मतलब बोली यहाँ सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है, उसे हम बोली कह सकते हैं। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा क्या है, बोली कहलाती है, उसे क्या कहेंगे हम, बोली, ठीक है। या फिर हम बोली की परिभाषा और भी कह सकते हैं कि बोली भाषा का क्या है, क्षेत्रीय रूप है, ठीक है। बोली का अधिकतर मौखिक रूप ही होता है। बोली लिखित रूप में प्रकट होती है क्या, नहीं, बोली का अधिकतर मौखिक रूप ही होता है, और यह बोली जो है यह सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है। तो देखिए अलग अलग किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा बोली कहलाती है। हम परिभाषा और एक क्या कह सकते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा बोली कहलाती है, ठीक है। अब देखिए कुछ प्रमुख क्षेत्रों की बोलियां निम्नलिखित है, कुछ प्रमुख क्षेत्र है उनकी बोलियां। क्षेत्र जहां इसका प्रयोग होता है, जैसे बोली और जहां इसका प्रयोग होता है वह दिया गया है। बुंदेली छत्तीसगढ़, बांगरू हरियाणा, अवधी लखनऊ, बघेली रीवा, ब्रजभाषा मथुरा या आगरा, मगही गया, मैथिली दरभंगा, भोजपुरी शाहबाद, गढ़वाली गढ़वाल, निमाड़ी खंडवा, मालवी उज्जैन, मारवाड़ी बीकानेर या फिर राजस्थान। इस तरह से यह क्या होगी, बोली, और जिस क्षेत्रों में वह बोली जाती है, वह भाषा बोली जाती है, वह अभी आपको बताया गया है। तो यह हो गया लिपि, बोली, है ना। अब उसके बाद है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना हमें सिखाता है। भाषा को शुद्ध रूप किससे प्रदान होता है, व्याकरण द्वारा प्रकट होता है ना, व्याकरण द्वारा दिया जाता है। तो व्याकरण हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना या लिखना सिखाता है, उसे हम क्या कह सकते हैं, व्याकरण कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए व्याकरण की और परिभाषा हम एक कह सकते हैं कि व्याकरण भाषा ध्वनि प्रतीकों की एक जीवंत व्यवस्था है, जिसमें नियमानुसार विभिन्न शब्द एक दूसरे से व्यवस्थित ढंग से जुड़े होते हैं। प्रत्येक भाषिक व्यवस्था के अपने अपने नियम होते हैं। भाषा की इस व्यवस्था के नियम को ही व्याकरण कहा जाता है। वह जो नियम होते हैं जो भाषा को लिखने के लिए लगाए गए हैं, वह क्या है, व्याकरण कहलाते हैं, ठीक है, उसे हम व्याकरण कह सकते हैं। तो व्याकरण द्वारा हम क्या क्या समझ पाते हैं कि, तो देखिए आपको यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, तो यह वाक्य कैसे है, अशुद्ध है, इन्हें पढ़ने पर ही हमें समझ में आता है। जैसे कि बंदर पेड़ में चढ़ती है, लड़के मैदान पर खेलता है, मछलियाँ पहाड़ पर चढ़ रही है। इस तरह से यह सभी वाक्य क्या है, अशुद्ध वाक्य है। क्यों अशुद्ध वाक्य है, जैसे बंदर पेड़ में चढ़ती है, यह अशुद्ध है क्योंकि बंदर क्या है, पुल्लिंग शब्द है ना। तो इसमें क्रिया भी पुल्लिंग होनी चाहिए, जैसे कि चढ़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ता है, इस तरह से यह वाक्य होना चाहिए, इसीलिए क्या है, यह अशुद्ध वाक्य है। इस तरह से दूसरा है लड़के मैदान पर खेलता है, तो यह क्या है, लड़के क्या है, बहुवचन है ना, लड़के बहुवचन है, अतः क्रिया भी क्या है, बहुवचन होनी चाहिए। जैसे खेलते हैं, लड़के मैदान पर खेलते हैं, लड़के क्या है, बहुवचन है, तो क्रिया भी क्या है उसमें की बहुवचन होनी चाहिए। तो यह अगर हम कहेंगे लड़के मैदान पर खेलते हैं, तो यह हो गया शुद्ध वाक्य। उसके बाद है मछलियाँ पहाड़ पर चढ़ रही है, तो यह अशुद्ध वाक्य है क्योंकि मछलियाँ तो पहाड़ पर चढ़ ही नहीं पाती है, तो मछलियाँ तैरती है। इस तरह से यह क्या हो गए, वाक्य और वाक्य में जो अशुद्धियाँ होती है उन्हें शुद्ध कर कर लिखाने का कार्य कौन करता है, किसके द्वारा हमें इसका ज्ञान होता है, व्याकरण द्वारा। इसे यह हम समझ पाते हैं। तो हम कह सकते हैं व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें हम भाषा की अशुद्धियों से बचने और भाषा के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान सीखते हैं, है ना। भाषा के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान हम किसके द्वारा सीखते हैं, व्याकरण के द्वारा हम वह सीख पाते हैं। तो व्याकरण के अंग, जैसे हमने भाषा के अंग देखे थे, वही क्या है, व्याकरण के भी अंग है। उनमें हमें क्या है, सुधार कर लिखना होता है। जैसे व्याकरण के प्रमुख मुख्य 4 अंग होते हैं,
वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार। वर्ण विचार में वर्णों का विचार किया जाता है। इस भाग में वर्णों के प्रकारों और उनके उच्चारण का अध्ययन किया जाता है। वर्णों का उच्चारण किस तरह से करना है, उनका उपयोग किस तरह से करना है, यह सब किस में देखा जाता है, वर्ण विचार में। उसी तरह है शब्द विचार। तो इस भाग के अंतर्गत शब्दों के रूप, भेद, महत्व और उनकी उत्पत्ति एवं बनावट पर विचार किया जाता है। शब्द विचार में देखा जाता है कि शब्दों के इनके अलग अलग भाग जो होते हैं, उनके अंतरंग शब्दों के रूप, भेद, महत्व की और उनकी उत्पत्ति एवं बनावट पर विचार किया जाता है। तो इन वाक्यों को किस तरह से रखना है, बनावट यानी उनका जो स्थान होता है वह सही होना चाहिए, यानी सार्थक शब्द उससे बनना चाहिए। तो यह क्या हो गया, शब्द विचार। हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि शब्द विचार में शब्दों पर अभ्यास किया जाता है, शब्दों पर ध्यान दिया जाता है। वाक्य विचार, व्याकरण के इस भाग में वाक्यों के भेद, उनके रूपांतरण तथा वाक्यों में होने वाली अशुद्धियों का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार में वाक्य पर ध्यान दिया जाता है, वाक्य में होने वाली अशुद्धियों पर इसमें विचार किया जाता है। तो यह हो गया वाक्य विचार। उसके बाद है पद विचार। पद मैंने आपको कहा था, पद किसे कहते हैं कि वाक्य में आने वाले हर एक शब्दों को क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि पदों के स्वरूप तथा प्रयोग का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इन सभी के बारे में विचार किया जाता है। तो यह हो गया व्याकरण के अंग। व्याकरण के प्रमुख 4 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार। तो इसे हम कह सकते हैं व्याकरण और व्याकरण के अंग। तो इसके बाद हम देखेंगे कि साहित्य, है ना। तो साहित्य क्या होती है कि सुंदर अर्थ वाली शब्द रचना होती है। सुंदर अर्थ वाली शब्द रचना, तो यानी कि जैसे संत होते हैं, जैसे संत कबीरदास, इन्होंने क्या किया है, अपने कविताओं में साहित्य का उपयोग किया जाता है। उनकी कविताएं, उनके जो लेख होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि उनकी कहानियाँ, नाटक, यह सभी क्या है, यह सभी साहित्य होते हैं। तुलसीदास, प्रेमचंद, इन सभी की क्या है, कहानियाँ, इनके जो नाटक है, इन सभी को हम क्या कह सकते हैं, साहित्य कह सकते हैं। साहित्य क्या होता है, एक सुंदर ऐसे अर्थपूर्ण शब्दों की रचना होती है, उसे हम साहित्य कह सकते हैं। और अगर हम साहित्य की परिभाषा करेंगे तो देखिए, साहित्य की परिभाषा क्या कह सकते हैं हम, साहित्य एक ऐसी संचित ज्ञान राशि है जो मनुष्य को जीवन संबंधी सत्यों का ज्ञान कराती है। साहित्य एक ऐसी संचित ज्ञान राशि है जो मनुष्य को जीवन संबंधी सत्यों का ज्ञान कराती है। मनुष्य को जीवन संबंधी सत्यों का ज्ञान साहित्य के आधार से किया जाता है। जैसे कि अब देखिए, हमने देखा कबीरदास, तुलसीदास, प्रेमचंद, इनकी कहानियाँ, नाटक, यह और उनकी जो ये है क्या है, एकांकी, उनकी कविताएं, यह सभी क्या है, इनके द्वारा हमें क्या है, ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। ज्ञान की प्राप्ति इन सभी के कहानियों या नाटकों द्वारा हमें होती है। तो इसीलिए कहा गया है कि साहित्य एक ऐसी संचित ज्ञान राशि है जो मनुष्य को जीवन संबंधित सत्यों का ज्ञान कराती है, उसे हम साहित्य कह सकते हैं। वह क्या हो गया, साहित्य। तो हमने भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण के बारे में पढ़ा है, और साथ ही में हमने साहित्य किसे कहते हैं यह भी देखा है। और अब हम देखेंगे कि हिंदी का महत्व, है ना, हिंदी भाषा का महत्व। हिंदी क्या है, हिंदी का विकास अंतर क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा एवं अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में हो रहा है। हिंदी का विकास कैसे हो रहा है कि अंतर क्षेत्रीय भाषा और राष्ट्रभाषा, राजभाषा एवं अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में भी हिंदी का विकास बहुत बढ़ते जा रहा है, बहुत बढ़ रहा है। और साथ ही में अलग अलग प्रदेशों में हिंदी को मातृभाषा के रूप में बोला जाता है ना, मातृभाषा के रूप में अपनाया गया है। यानी कि अलग अलग राज्य हैं, उन राज्यों में क्या है, हिंदी क्या है, मातृभाषा है। वह कौन से हैं, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड आदि प्रदेशों में इसका प्रयोग क्या है, मातृभाषा के रूप में हो रहा है। और साथ ही में 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा का
राजभाषा के रूप में मान्य किया गया है। कब? 14 सितंबर 1949 में हिंदी को क्या है, राजभाषा का दर्जा मिला है। बोले जाने के आधार पर विश्व में इसका तीसरा स्थान है। बोले जाने के आधार पर हिंदी भाषा का पूरे विश्व में कितवा स्थान है? तीसरा स्थान है। आज विश्व के विभिन्न विश्वविद्यालयों में हिंदी में शिक्षा दी जा रही है। विश्व के विभिन्न विश्वविद्यालयों में क्या है? हिंदी में शिक्षा दी जा रही है। अपनी सरल प्रकृति और अत्यंत समृद्ध शब्द भंडार के कारण इसे समझना आसान है। इस भाषा को समझना एकदम आसान, सरल है, जिससे इसका प्रसार क्या है? दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। इस वजह से हिंदी का प्रसार क्या है? दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। हिंदी का साहित्य भंडार भी अत्यंत समृद्ध है। अतः यह कहा जा सकता है कि अपनी सरलता, संपन्नता एवं किसी भी भाषा को अपने अंदर समाहित करने की शक्ति के कारण यह नित्य सफलता की नई सीढ़ियां चढ़ती जा रही है। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। हिंदी भाषा की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे हिंदी भाषा वैज्ञानिक भाषा है, क्योंकि इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। दूसरा है, इसका व्याकरण अत्यंत सरल एवं प्रभावशाली है। इसका व्याकरण कैसा है? एकदम सरल और प्रभावशाली है। इसका शब्द भंडार अत्यंत विशाल है, जिसमें संस्कृत, देशज एवं आगत आदि लाखों शब्द समाहित है। और उसके बाद है, हिंदी का साहित्य विश्व में सर्वोत्तम साहित्य में से एक है। हिंदी का जो साहित्य है, साहित्य किसे कहते हैं मैंने आपको अभी बताया था, है ना। तो हिंदी का जो साहित्य है यह विश्व भर में क्या है? विश्व के सर्वोत्तम साहित्यों में से एक माना जाता है। हिंदी प्रवृत्ति से लचीली और देश की संपर्क भाषा है। इस तरह से यह क्या हो गई? हिंदी की विशेषताएं हुई है। ठीक है, यह सभी क्या है? यह सभी हिंदी की विशेषताएं हैं। हिंदी का प्रसार क्या है? दिनों दिन पूरे विश्व में बढ़ते जा रहा है। इस तरह से आज हमने हिंदी व्याकरण के पहले अध्याय में क्या क्या पढ़ा है? भाषा किसे कहते हैं, भाषा, लिपि, बोली, व्याकरण तथा साहित्य और हिंदी का महत्व आज हमने देखा है। तो एक बार जल्दी से हम देख लेंगे। भाषा हमने देखी। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान आसानी से कर पाता है ना। या फिर परिभाषा कह सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है हम जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर किसी के सामने प्रकट करते हैं, या दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर क्या है? समझ पाते हैं। इसे हम भाषा कह सकते हैं। भाषा के अंग हमने देखे, और साथ ही में बोली किसे कहा जाता है, लिपि किसे कहा जाता है, व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना लिखना हमें सिखाता है। यह हमने देखा है, शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है ना। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। कोई वाक्य हम अगर बोल रहे हैं वह शुद्ध है या अशुद्ध है, यह हमें किससे पता चलता है? व्याकरण के द्वारा पता चलता है। इसी तरह साहित्य और हिंदी का महत्व आज हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर हमारा हिंदी व्याकरण का पहला पार्ट जिसका नाम है भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण, यह क्या है? पूरा होता है। थैंक यू।